हेलो गाइज, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाई ललिता में। जैसे कि आप सभी को पहले ही मालूम है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है और दूसरा हम हिंदी साहित्य है उसकी क्लास भी लेना स्टार्ट कर रखा है। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास होगी हिंदी साहित्य की। इसमें हमने हिंदी साहित्य में सबसे पहले आदिकाल आता है, हमने उसको पढ़ा है। आदिकाल में जो जो साहित्य आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। आज हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। आदिकाल में कौन सा आएगा हमारा? जैन साहित्य। तो आप जैन साहित्य में देखो क्या क्या आता है। जैन साहित्य में हमारे आएंगे, कौन से कवि आएंगे? सबसे पहले जीनदत्त सूरि। कौन से आएंगे? जीनदत्त सूरि। फिर इनका कौन सा काव्य है या कौन सी रचना इन्होंने की है? जैनदत्त सूरि जी ने, इन्होंने की है इसमें उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास इनकी ये रचना है। ये अपभ्रंश का पहला रास ग्रंथ है, यानी कि अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन। उपदेश रसायन रास ये किसकी है? जीनदत्त सूरि जी की। सेकंड नंबर पर आते हैं अब्दुर रहमान। कौन आते? अब्दुर रहमान। इनका जो रचना है वो है संदेश राशक। कौन सी है? संदेश राशक। ये पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। फिर इसमें क्या आएगा आगे? ये आगे पहली बार मुस्लिम द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ये, यानी कि अब्दुल रहमान जी हैं, ये मुस्लिम थे तो इसलिए से बोला गया है कि पहली बार किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया ग्रंथ है संदेश राशक। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे हमारा आता है शालिभद्र सूरि। थर्ड पे कौन सा आता है? शालिभद्र सूरि। इनका जो रचनाएं है ये है भारतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। ये खंड काव्य है। शालिभद्र सूरि का जो भरतेश्वर बाहुबली रास ये रचना है, ये खंड काव्य है। और दूसरी कौन सी है इनकी? पंच पांडव रचित रास। दूसरी कौन सी है? पंच पांडव रचित रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है, यानी कि जो पंच पांडव है शालिभद्र सूरि द्वारा रचित, ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। और ये कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास ये खंड काव्य है। ये हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य है। फिर फोर्थ नंबर पे कौन से कवि आते हैं? देवसेन। कौन से आते हैं? देवसेन। इनकी रचना कौन सी है? स्वाकाचार। कौन सी इनकी रचना? स्वाकाचार। अच्छा, इसमें क्या है? इनको हिंदी की पहली रचना माना है डॉक्टर नागेंद्र ने, यानी कि जो स्वाकाचार है इनको हिंदी की पहली रचना मानना है डॉक्टर नागेंद्र ने। अच्छा, फिर आगे कौन से कवि आते हैं? नहीं, इनकी दूसरी रचना और आती है। पहली तो स्वाकाचार हो गया, दूसरी आती है दूब साय 50। दूब साय 50 या फिर दत्त साय 50, इनकी दूसरी रचना ये। अच्छा, फिर आते हैं आशुक कवि। आशुक कवि, इनकी रचना है चंद्रबाला या चदनबाला। कौन सी है इनकी कवि? चंद्रबाला या चदनबाला। अच्छा, फिर आगे आते हैं जीन धर्म सूरि। इनकी रचना है स्थूलीभद्र रास। जीन भद्र सूरि है, इनकी रचना कौन सी है? स्थूलीभद्र रास। फिर आगे आते हैं विजय सेन सूरि। विजय सेन सूरि, इनकी रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास। इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। फिर आगे आते हैं सुमति गणी। सुमति गणी, ये है इनकी रचना है नेमिनाथ रास। अच्छा, फिर आगे आते हैं सोम प्रभा सूरि। ये है कुमारपाल प्रतिबोध, यानी कि ये सोम प्रभा सूरि है, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अच्छा, फिर आगे आगे आती है हमारी
1 मिनट के लिए बताती हूँ। आगे आते हैं हमारे कवि जोनाचार्य मेरुतुंग। जोनाचार्य मेरुतुंग, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना इनकी? प्रबंध चिंतामणि। ये इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। फिर आगे आते हैं रोड़ा कवि। कौन से आते हैं? रोड़ा कवि। 1 मिनट। आगे आते हैं रोड़ा कवि। इनकी रचना है राउल वेला। रोड़ा कवि है, इनकी रचना राउल वेला है, जो गद्य और पद्य में रचित है। यानी कि ये जो रोड़ा कवि की रचना है ये गद्य और पद्य में रचित है। गद्य और पद्य में जो रचना होती है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। या ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो रचना गद्य और पद्य दोनों में की जाती है उनको चंपू काव्य कहते हैं। फिर आगे क्या है? ये एक शिलालेख पर की गई रचना है। राउल वेला रोड़ा कवि द्वारा लिखी करी गई रचना है। ये शिलालेख पर की गई है। राउल वेला का अर्थ है राजविलास। ये बच्चन सिंह ने बताया था। फिर आगे हमारा कौन सा आता है? आगे हमारा आता है राउल वेला में कलचुरी राजवंश की 7 नाविकाओं का वर्णन है। यानी कि आपसे पूछ ले कि भाई ये जो है राउल वेला, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नाविकाओं का वर्णन है। ठीक है। फिर आगे आता है इसमें नक्शीश वर्णन किया गया है। ये नक्शीश वर्णन काव्य है, यानी कि इसमें नक्शे लेके शीश का वर्णन किया गया है। इसमें 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है। कितनी बोलियों का प्रयोग किया गया है इसमें? 7। कौन कौन सी इसमें प्रमुख है? राजस्थानी, पंजाबी और अपभ्रंश। कौन कौन सी है? राजस्थानी, पंजाबी, अपभ्रंश, ये है। तो राजस्थानी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट है? राजस्थानी सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे क्या आता है? आगे इसमें मैंने बताया है कि खंड काव्य किसे कहते हैं। कोई पूछा आपसे खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें एक खंड या एक भाग का ही वर्णन किया गया किस्सा हो उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा, ये है। और फिर आगे हमारा आता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? आपसे पूछे कोई प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? बहुत सारे खंड मिलकर, बहुत सारे खंड को मिलाकर प्रबंध काव्य बनता है। यानी कि बहुत सारे खंडों को मिलाकर एक प्रबंध काव्य बनता है। जैसे कि रामचरितमानस। कौन सा आ जाएगा इसमें? रामचरितमानस। अच्छा, फिर आगे हमारा आता है, आगे आता है हमारा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? जहां कहानियों का क्रम नहीं बनता हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। यानी कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? जहां कहानियों का कोई क्रम नहीं हो, एक सीरीज नहीं हो, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। फिर आगे हमारा आता है महाकाव्य। क्या आता है आगे हमारा? महाकाव्य। आपसे पूछे कोई महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं जो प्रबंध काव्य को बहुत महत्ता प्राप्त हो जाए या महत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह है महाकाव्य कहलाता है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो की कामायनी। अच्छा, अब आपसे पूछे कि भाई खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें एक खंड का ही वर्णन किया गया हो उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? जब एक से ज्यादा खंड काव्य को मिलाकर वर्णन किया जाता है तो वह प्रबंध काव्य बन जाता है। फिर मुक्त काव्य किसे कहते हैं? जहां पर कहानियों का कोई क्रम, कोई सीरीज नहीं बनती, वह मुक्त काव्य कहते हैं। और महाकाव्य उसे कहते हैं जो भी कोई प्रबंध काव्य होता है उसको महत्ता, ये जब फेमस हो जाता है, वो ज्यादा प्रचलित हो जाता है, ज्यादा महत्ता प्राप्त कर लेता है, तो वो प्रबंध काव्य महाकाव्य बन जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो हमारी कामायनी, ये प्रबंध महाकाव्य के एग्जाम्पल है। फिर आगे क्या आता है हमारा? आगे देखो, आगे आता है
आगे हमारा है फिर अपभ्रंश काव्य। कौन सा आया? अपभ्रंश काव्य। अब अपभ्रंश में देखो कौन कौन से कवि आते हैं। अपभ्रंश में आते हैं सबसे पहले शंभु। कौन आते हैं? शंभु। ये पहले कवि राम कुमार वर्मा ने माना था, यानी कि मैंने पहले बताया था पहले वाली क्लास में कि आदि काल में जितने कवि हुए हैं तो उन कवियों को किस कवि ने पहला माना है। जैसे कि शंभु को माना है राम कुमार वर्मा ने। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि भगवान राम है वो ही हमारे शंभु है। ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या है? इन्होंने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यानी कि इनको शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। इनके क्वेश्चन बन जाए कि अपभ्रंश को देसी भाषा किसने कहा है? तो शंभु ने कहा है। अच्छा फिर आगे क्या आएगी? इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? आपसे पूछिए कि भाई शंभु की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका आएगा पयमचर्यु। पयोमचर्यु ये एक राम कथा ही है। ये प्रेम पयम चरेव चरेव है ना, ये राम कथा ही है। दूसरी क्या है? रिदनेव चरी चरेव या रिठमेणी चरेव। तीसरा कौन है? शंभु छंद। पयम चरेव है ये अधूरा रह गया था, यानी कि जो प्रेम चरेव रचना है ये अधूरा रह गई थी। इसको शंभु के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। पयमचर्यु का प्रभाव तुलसीदास के रामचरितमानस पर पड़ा है। तो इसमें आएगा कि भाई शंभु की कौन कौन सी रचना है, तो इनकी मेनली 3 रचनाओं का जिक्र किया जाता है। पयमचर्यु, दूसरा रिदनेमेव चरेव, तीसरा शंभु छंद। अच्छा इनका प्रेमचर्यु है ये प्रेमचर्यु चर्यु ये अधूरा रह गया था। इनका पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। इसका प्रभाव तुलसीदास के रामचरितमानस पर भी पड़ा है। फिर नेक्स्ट हमारे कवि आते हैं पुष्पदंत, पुष्प या पुंड। इनको ही कहा जाता है पुष्पदंत, पुष्प या पुंड। ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 9वीं या 10वीं शताब्दी और शंभु की थी 8वीं शताब्दी। तो ये पुष्पदंत है, इसके लिए मैंने बताया था कि पुष्पदंत को किन्होंने आदिकाल का प्रथम कवि माना है। तो मैंने ट्रिक में बताया था कि पुष्प किस पे चढ़ाए जाते हैं? भगवान शिव पे चढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या माना, क्या बताया था कि पुष्पदंत को आदिकाल का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। शिव सिंह सेंगर ने माना, यानी कि शिव जी शिव आ गए ना इसमें, तो शिव जी ने माना है, शिव सिंह सेंगर ने माना। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है, यानी कि पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है। क्वेश्चन बन जाएगा कि भाखा की जड़ किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। किसने कहा? तो शंभु ने कहा, नहीं इसने शिव सिंह सेंगर ने कहा। फिर आगे बनता है अभिमान मेरु। पुष्पदंत ने अपने आप को कहा है अभिमान मेरु। ये बन जाएगा, आपसे पूछे कोई कि अभिमान मेरु पुष्पदंत को किसने कहा? तो इन्होंने खुद को खुद कहा, स्वयं ने ही कहा पुष्पदंत ने। या पुष्पदंत ने मेरु पुष्पदंत ने खुद को क्या कहा? तो मेरु, तो अभिमान मेरु कहा। फिर इनकी रचनाएं आती हैं, पुष्पदंत की रचनाएं आती हैं। इनकी है 63 महापुरुष गुणालंकार। 1 मिनट। इनकी आती है 63 महापुरुष गुण अलंकार महापुराण। ठीक है। फिर दूसरी आती है नय कुमार चरिव। तीसरी आती है जसहर चरिव। ये है यशोधर चरित। ठीक है। फिर इनको आगे क्या आता है? इनको नान कुमार चरिव भी, इसको नय कुमार चरिव या नान कुमार चरिव, ये इनकी रचना है। अपभ्रंश का भगवती पुष्पदंत को कहा जाता है, यानी कि पुष्पदंत को मेनली क्या क्या कहा जाता है? इनको अभिमान मेरु कहा जाता है, ये इन्होंने खुद को कहा। इनको अभिभ्रंश का भगवती, अपभ्रंश का भगवती भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने इनको बाखा की जड़ कहा है। फिर आगे कौन आते हैं देखो,
आगे आते हैं भविष्यत कथा। ये किसकी रचना है? ये धनपाल की रचना है। भविष्यत कथा या कहा, ये किसकी रचना है? ये रचना है, एक मिनट, ये किसकी रचना है? भविष्यत कहा या कथा, ये धनपाल की। इसको ट्रिक क्या बनाएंगे कि भविष्य के लिए हम किसकी ज्यादा जरूरत होती है? हमें धन की जरूरत होती है ज्यादा। किसकी जरूरत होती है? धन की। अच्छा, फिर आगे कौन से है? पाउड़ दोहा। पाउड़, पाउड़ दोहा, ये किसके है? मुनि राम के। इसको हम कैसे याद करेंगे? मुनि राम नाम का कोई लड़का है, कोई आदमी है, उसको पाउड़ दोहा, उसको पाड़ो। क्या पाड़ो? दोहा, यानी कि चप्पल मारो उसके। ट्रिक बनाएगी मैंने तो, वैसे पाड़ो दोहा, कुछ भी पाड़ो उसको। अच्छा, आगे आती है परमात्मा प्रकाश। परमात्म प्रकाश, कौन से आगे? परमात्म प्रकाश। अच्छा, फिर इसमें ये किसकी है? परमात्म प्रकाश और योग सार, ये जो इंदु की है। ये किसकी है? जो इंदु की है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे आती है हमारी, आगे आती है शब्दानुशासन सिद्धेहम देहम अनुशासन। शब्द अनुशासन है सिद्धेहम अनुशासन, ये है हेमचंद्र की। शब्द अनुशासन या सिद्धेहम, ये किसकी है? हेमचंद्र की। फिर आगे हमारा आता है कुमारपाल या योग शास्त्र। कुमारपाल योग शास्त्र किसकी रचना है? हेमचंद्र की, ये भी हेमचंद्र के हैं। और फिर आगे आता है प्राकृत पेंगलम, ये किसकी है? लक्ष्मीधर की। अच्छा, फिर आगे आता है हमीर रासो, ये किसकी है? सारंगधर की है। सारंगधर की है हमीर रासो। फिर क्या है? ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है, यानी कि हमीर रासो है, इस पर इसका क्या है? ये अपभ्रंश का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। फिर है करकंक चरित्र। करकंक चरित्र, ये है कंकामर मुनि के। कंकामर मुनि के, ये अपभ्रंश काल की प्रमुख रचना है, यानी कि ये वाली जो है ये अपभ्रंश काल की प्रमुख रचना है। फिर आगे कौन सा आता है? आगे हमारा आता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हुई हैं? यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? 12। कितनी रचनाएं हैं? 12। अच्छा, इनमें क्या कैसे क्या? इसमें तो 8 तो देसी भाषा की हमारी, कितनी है? 8 हमारी देसी भाषा की है और 4 हमारी अपभ्रंश भाषा की है। अच्छा, यानी कि पूछे आपसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश काल की कितनी, अपभ्रंश की कितनी रचनाएं? तो इनकी 12 रचनाएं है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें 4 हमारी देश, 4 हमारी अपभ्रंश की है और 8 हमारी देसी हैं, देसी भाषा की, यानी कि। अच्छा, फिर इसमें आगे क्या आएगा? आगे देखो, जो 4 अपभ्रंश की भाषा हैं, अपभ्रंश भाषा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी विजयपाल रासो, ये है नल सिंह भट्ट द्वारा रचित। फिर दूसरी कौन सी हमारी? हमीर रासो, ये है सारंगधर द्वारा लिखित। तीसरी है कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये विद्यापति की है। इनके अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं। अपभ्रंश भाषा की 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? विजयपाल रासो, ये नल सिंह भट्ट द्वारा लिखी गई है। और दूसरे हाँ हमीर रासो, ये सारंगधर द्वारा लिखी गई है। तीसरी और चौथी है कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये विद्यापति द्वारा रचित है। ठीक है। फिर हमारी जो 8 भाषाएं हैं जो हमारी देसी भाषा में लिखी गई है, 8 हमारी जो रचनाएं हैं जो देसी भाषा में लिखित है, वो कौन कौन सी है? वो देखो, वो हमारी हैं 8 हमारी जो भाषाएं हैं वो है हमारी 8 देसी भाषा में रचनाएं हैं। पहली कौन सी है? बीसल देव रासो। कौन सी है? बीसल देव रासो, जो नरपति नाल द्वारा लिखी गई है।
रचित की गई है। सेकंड हमारे आते हैं खुमान रासो, ये दलपति विजय द्वारा। तीसरी हमारी आती है परमाल रासो, ये जगनिक द्वारा, परमाल रासो जगनिक द्वारा। फिर आगे हमारी आती है पृथ्वीराज रासो, ये तो सभी को पता है चंद्रप्रदाय द्वारा रचित है। फिर आगे आता है जयचंद प्रकाश, ये केदार भट्ट द्वारा, जयचंद प्रकाश। फिर आगे आती है जस मयंक जस चंद्रिका, जस मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा। फिर आगे आते विद्यापति की पदावलियां, कौन सी हमारी विद्यापति की पदावलियां, ये है विद्यापति द्वारा रचित। फिर आगे हमारी है खुसरो की पहेलियां, ये अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो हमारा आज यहीं तक रखेंगे। मैं एक बार फिर समझाती हूँ आपको। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाएं अपभ्रंश की मानी गई है, जिसमें 8 देशी भाषा में मानी और 4 अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश भाषा की 4 रचनाएं हैं, जिनको जो मैंने ट्रिक बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, थोड़ा सा लर्न करवाती हूँ। देखो हमारी पहली रचना है, हमारी पहली रचना कौन सी है इसमें, अपभ्रंश की जो 4 है उन पहले हमारे विजयपाल रासो। तो इसको मैंने ऐसे लर्न किया था कि विजयपाल नाम का कोई नल सिंह भट्ट है ना, तो इसको मैंने किया था नर, नर क्या था। या फिर यूं कर लो कि विजय किसकी हुई थी, नल सिंह भट्ट की, विजय किसकी हुई थी, नल सिंह भट्ट की। हमीर रासो, हमीर को मैंने किया था अमीर, और सारंग एक हमारे जान में है, तो उसको मैंने सारंग को समझा कि सारंग बहुत अमीर है। फिर कीर्ति पता और कीर्ति लता, ये तो विद्यापति के सभी को मालूम है ही कि ये तो विद्यापति की है, ये तो नॉर्मल है, हर बच्चे को याद रहती है। फिर आगे हमारी आती है, आगे देखो, आगे हमारी जो 12 में से 8 हमारी देसी भाषा कुछ में के 20 बीशल देव रासो नरपति नाल, इसको मैंने याद किया था कि 20 नर है ना, 20 नर, 20 नर। अच्छा, मैंने एक छोटी स्टोरी बनाई थी, 20 नर खुमान राशो दलपत विजय। खुमान राशो किसके द्वारा लिखी गई है, दलपत विजय द्वारा। यानी कि खुमान को मैंने किया कि खो गया, खूना, और दलपत में दल में, यानी कि 20 नर दल में। आगे देखो फिर मैंने क्या किया था, परमाल राशो जगनिक, परमाल यानी कि परली, जगनिक जगह, 20 नर, मैंने इसको ऐसे किया, 20 नर खो गए दल में परली जगह, परली यानी कि दूसरी जगह बोलते हैं ना उसको। अच्छा, फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदा, ये तो सभी को याद है, उतनी ही है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर आगे आता है हमारा जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट। जय करो किसकी करो, केदार की, केदारनाथ की, यानी कि जय किसकी करो, केदारनाथ की। फिर आगे हमारा आया जय मैंक जस चंद्रिका, तो जय मैंक, मैंक आ गया तो इसमें मैं से मैंक, मैं से ही मधुकर। अच्छा, फिर आगे क्या है, विद्यापति की पदावली, ये तो विद्यापति की है। खुसरो की पहेली है तो खुसरो की है, अमीर खुसरो की। तो ऐसे करके मैंने याद किया था, जैसे कि मेरे को अब भी याद है कि बीशल देवात्यक्ष समझ में आ जाता, 20 नर हुमान राष्ट्र दलपति विजय की खो गए दल में परली जगह, ठीक है। और विजय किसकी होती है, नल की होती है, नल पाड़ने वाले, यानी कि जिसमें विजय किसकी हुई थी, जैसे ये हमारी कौन सी है मूवी, गदर, इसमें है ना नल पाड़ा था उन्होंने। और फिर हमीर रासो की सारंग, हमीर अमीर है, सारंग कीर्ति पता और कीर्ति लता विद्यापति की है। चलो तो फिर मैं आज अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूँ। कल हम हमारा राष्ट्र साहित्य है उसको पढ़ेंगे, कल हमारा राष्ट्र साहित्य करेंगे। फिर ऐसे करके हमारा आदिकाल लगभग समाप्त होने के कगार पर ही है, फिर उसके बाद हमारा भक्ति काल आ जाएगा। तो आज मैं अपनी क्लास को यही विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक करना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को, और कमेंट करना मेरी वीडियो पर। अभी नई नई पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ा सा इसका नॉलेज नहीं है, तो कभी कभी मेरा ये डूडल ढूंढती हूँ, कभी रेजर ढूंढती हूँ, कभी इसमें कलर करने में थोड़ी सा हो जाती है मुझे दिक्कत। तब धीरे धीरे कमांड हो जाएगी तो सब कुछ सही होता चलेगा, क्लास एक अच्छे से होती जाएगी। तो चलो, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।